फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन। चलिए, रिसर्च करने से पहले आप सबके मन में ट्रेडिंग को लेके क्या मन होता है? जब आप शेयर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? तो कुछ लोग के मन में आता है कि मैं शेयर एक बार ही खरीदूंगा और लंबे टाइम तक उसे होल्ड करूंगा, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग। कुछ लोगों के मन में आता है कि मैं शेयर आज खरीदूंगा, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद या 5 दिन बाद, डिपेंडिंग ऑन द हॉरिजन मैं उसे बेच दूंगा। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये होती है ट्रेडिंग। और एक होता है सर मैं तो सुबह खरीदूंगा शाम को बेच दूंगा, या आज खरीदूंगा कल बेच दूंगा, बीटीएसटी कर लूंगा, इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। तीनों चीजों में टाइम होरिजन के हिसाब से डिफरेंस है। स्पेक्यूलेशन होता है 1 से 3 दिन, ट्रेडिंग होता है 1 दिन से लेके 1 साल तक, और इन्वेस्टिंग होता है 1 साल से लेके 5 साल, 10 साल, 15 साल तक, लंबे टाइम के लिए। उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर भी इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग क्या होता है? फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बाय परचेजिंग एसेट्स। एसेट्स में आप स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। एंड होल्डिंग देम फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स, ऑफन ईयर्स और डिकेड। डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर, कि आप उसे मिनिमम ईयर्स के लिए तो खरीदते ही है, मतलब 2-3 साल के लिए तो खरीदते ही हैं, और 10 या 20, 30, 40 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है बिल्ड वेल्थ ग्रेजुअली ओवर टाइम। सर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए एक बार लगाए और 35 साल बाद निकाल लो तो 1 करोड़ हो जाते हैं, 35 साल बाद निकाल लो तो 1.5 करोड़ हो जाते हैं। इसे बोलते हैं सर इन्वेस्टिंग। हमने एक बार 1 लाख रुपए डाल दिए, आंख बंद कर ली, 35 साल बाद अपने बच्चे होगा, बेटे तू निकाल लो, तेरे लिए रखे मैंने वैसे ही। अब उसे क्या पता आपने 1 लाख रखे थे, उसे तो आपने क्या रखा, मैंने तेरे लिए 1.5 करोड़ जोड़ रखे हैं। 35 साल बाद उसे पूरे 1.5 करोड़ मिल जाएंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा ही मिल जाएंगे। टाइम होरिजन मिनिमम 3 साल तो होता ही है। रिस्क लेवल क्या होता है? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बहुत कम, मॉडरेट टू लो, डिपेंडिंग ऑन द एसेट टाइप। और डिसीजन बेसिस क्या होता है सर? फंडामेंटल एनालिसिस से निकालना पड़ता है आपको। अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो फंडामेंटल एनालिसिस होएगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट वगैरह सब चीज चेक करना, ग्रोथ पोटेंशियल, उसके हिसाब से उसके फ्यूचर बेनिफिट्स देख के तब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है इन्वेस्टिंग। रिटर्न्स डिराइव्ड फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके अंदर डिविडेंड को ज्यादा ध्यान नहीं रखते, कैपिटल एप्रिसिएशन से मेन आपकी इनकम बनती है, और बाकी डिविडेंड इंटरेस्ट तो मिलता ही है। बाइंग शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनी लाइक रिलायंस, टीसीएस, होल्डिंग टर्म फॉर 5 to 10 years, ये एग्जांपल है इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग सबको समझ में आ गई क्या होती है? एक बार जिसको समझ में आ गई बोलेंगे यस, और फिर अपने आप को म्यूट कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a question. Yes, sir. सर ये ब्लू चिप कंपनी कौन सी कंपनी? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मैं पूछता हूँ। ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है सर? सर कंपनी जो शेयर मार्केट है उसमें टॉप 100 कंपनी को ब्लू चिप बोला जाता है। इनका नाम ब्लू चिप भी, लार्ज कैप भी है, निफ्टी कंपनी भी है, ठीक है। निफ्टी में टोटल कितनी कंपनी होती है? 50, इसीलिए निफ्टी का नाम है निफ्टी 50। ये सब आप 5A में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं का नाम है ब्लू चिप, इन्हीं का नाम है लार्ज कैप, इन्हीं का नाम है निफ्टी कंपनीज। तो स्टार्टिंग की 50 से लेके 100 कंपनी जो कि बहुत बढ़िया हैं फंडामेंटली, उनको ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है। समझ में आ गया सर? उनमें से अगर एग्जांपल की बात करूं तो रिलायंस, टीसीएस, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये ब्लू चिप कंपनी के एग्जांपल है। बाकी और अगर बताओगे तो और बता दूंगा, वरना निफ्टी के आप जो कंपोजिशन चेक कर लो ऑनलाइन, तो 50 कंपनियां निकल कर आएंगी, वो सारी की सारी ब्लू चिप कंपनियां, और वो निफ्टी की पार्ट है। ट्रेडिंग किसे? ट्रेडिंग होता है सर जनरेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ये मेनली शॉर्ट टर्म होती है भाई, फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग, से बार बार खरीदते हो आप, बार बार बेचते हो। टाइम ओरिजिन इसमें सेकंड से लेके और वीक तक का हो सकता है, मतलब 1 दिन, 2 दिन, सुबह से शाम तक के लिए भी हो सकता है, हफ्ते के लिए भी हो सकता है, मैक्सिमम महीना भी हो सकता है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो जैसे 1-2 महीने वाली, तो वो भी ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। रिस्क लेवल इसमें थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि आपने एकदम खरीद लिया, मान लो गिर गई, तो एक ही दिन में आपके पैसे कम हो जाते हैं। हाई ड्यू टू मार्केट वॉलिटिलिटी। मार्केट वॉलिटिलिटी की वजह से रिस्क हाई रहता है और प्रॉफिट भी हाई रहता है। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट का सहारा लेते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, प्राइस पैटर्न पढ़ते हैं, मार्केट ट्रेंड पढ़ते हैं, और रिटर्न्स आते हैं इसमें, प्राइस फ्लक्चुएशंस में। डिविडेंड की रिटर्न तो होती ही नहीं है इसमें, डिविडेंड की रिटर्न तो होती नहीं, क्योंकि 1-2 दिन, 3 दिन के लिए खरीदो तो डिविडेंड तो आता ही नहीं है। एग्जाम्पल डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लाइक अडानी एंटरप्राइज और इंफोसिस को प्रॉफिट आपने ले लिया, सुबह को खरीदा, शाम को बेच दिया, तो ये सब कुछ क्या हो गया? ट्रेडिंग। हाँ जी, क्वेरी बोलिए। सर ये मार्केट ट्रेंड कैसे अनुमान लगाएंगे कि आज का मार्केट जो है वो किधर ट्रेंड से, इसका मार्केट ट्रेंड क्या है, आज का मार्केट ट्रेंड क्या है? सर जब आपको मार्केट की नॉलेज हो जाएगी ना, आपको डेटा पढ़ना आ जाएगा, एफआईआई का डेटा पढ़ना आ जाएगा, डीआईआई का डेटा पढ़ना आ जाएगा, एफओ का डेटा, फ्यूचर का डेटा पढ़ना आ जाएगा, पीसीआर रेशो आ जाएगा,
लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आ जाएगी, जब ये सब पढ़ना आ जाएगा ना तो आप पहले ही बता दोगे मार्केट में क्या होने वाला है। सीखने को मिलेंगे आपको 8A में। पहले 15 कर लीजिए, फिर उसके बाद 10 करिए, फिर लास्ट में 8 कराएंगे। 8 में ये सब प्रैक्टिकल चीजें सिखाएंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गई सर ट्रेडिंग। FII डेटा 8A में पढ़ाएंगे आपको। तीसरा स्पेकुलेशन क्या होता है। स्पेकुलेशन, मेक क्विक प्रॉफिट बाय टेकिंग हाई रिस्क पोजीशन बेस्ड ऑन द मार्केट मूवमेंट और इवेंट। अब इसमें क्या होता है, स्पेकुलेशन में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, आप 1 लाख से 1 करोड़ की पोजीशन उठाओगे और 1 करोड़ की पोजीशन पे जैसे 0.1% का प्रॉफिट आएगा, सिर्फ 0.1% का। 0.1% का मतलब मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 100 रुपए की खरीद के 100 रुपए 20 पैसे की जैसी वो ही मैंने बेच दी। समझ में आया। अरे 100 रुपए की खरीद के 100 रुपए 20 पैसे तो 2 सेकंड में हो जाती है। इंट्राडे बोल रहे हैं। अरे इंट्राडे नहीं तो सेकंडों का खेल है। अच्छा अच्छा, आपने 100 रुपए पे खरीदी और खरीदते सार बेच दी। ये करते हैं स्विंग ट्रेडर। मैं करता हूं ये कभी कभी, ये भी काम है। इसमें क्या होता है, आपने 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में था, उससे 1 करोड़ का माल खरीदोगे आप लिमिट यूज करके, मतलब कॉल्स खरीदोगे। जरा ध्यान समझो, सर निफ्टी चल रही है 24,000 मान लो, तो 24 यहां पर किस किस को कॉल और पुट के बारे में पता है। सर पता है, पता है। 4-5 लोगों को पता है। म्यूट कीजिए। चलो मैं कॉल और पुट से नहीं बता रहा, एग्जांपल मैं कैश के हिसाब से बता रहा हूं, आप लोग कॉल के मतलब समझ लेना। कॉल के हिसाब से 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है, 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो 1 लाख रुपए से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 10,000 रुपए से 1 लॉट निफ्टी का आ जाता है कॉल में। निफ्टी की एक कॉल आ जाती है 10,000 रुपए में 1 लॉट। 1 लॉट का मतलब हो गया 75 पॉइंट। तो भैया 10,000 में आता है तो यानी कि 1 लाख में आ जाएंगे 10 लॉट, 750 क्वांटिटी मिल जाती है 1 लाख रुपए से। अब अगर निफ्टी मान लीजिए 24,000 चल रही है और आपने 24,000 की ही कॉल खरीद ली, 750 क्वांटिटी खरीद ली 150 रुपए के हिसाब से मान लो, और आपने 152 होते ही बेच दी। देखो 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो डिफरेंस चलता है। मतलब इधर 148 रुपए 50 पैसे चल रहा होगा तो इधर 149 रुपए चल रहा होगा। 1 या 2 रुपए तो 1 या 2 सेकंड में हो जाते हैं, 1-2 रुपए तो कुछ है ही नहीं। अब आपने क्या करा, 750 क्वांटिटी हो गई आपके पास और आपने 150 पे खरीदी और 152 पे बेच दी, तो कितने रुपए बचे 1,500 रुपए। और यही काम अगर आपने 160 पे बेच दी, 10 पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं होती। 10 पॉइंट तो निफ्टी में पता भी नहीं चलते कब हो जाते हैं। तो आपको 15,000 रुपए बच गए। आपने लगाए कितने थे, 1 लाख रुपए। 1 लाख लगा के 15,000 कमाने या गंवाने में आपको कितनी देर लगेगी, सिर्फ 30 सेकंड। कौन कौन एग्री है मेरी इस बात से। देखिए सर, वही मार्केट के लिए करते हो। मैंने गंवाने के लिए भी तो बोला ना, अगर नीचे गिर गई तो 15,000 चले भी जाते। तो 15,000 आने या जाने में 30 सेकंड लगेंगे। अब जो अपने आप को चार्टिस्ट बोलता है ना, अरे जैसे ही कैंडल ग्रीन शुरू होगी ना, मुझे पता अब तो ग्रीन ही बनेगी, वो क्या करता है, जैसे उसे लगेगा आपकी बार कैंडल ग्रीन बन रही है, वो उठा के वहां कॉल खरीद लेगा, मतलब खरीद लेगा। और जैसे ही वो 10 पॉइंट बढ़ेगी निफ्टी, उसे नहीं फर्क पड़ता उसके बढ़े या घटे, उसकी 10 पॉइंट मिल गए ना, वो निकल गया वहां। उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, 15,000 लेके वो चला गया पार्टी करने। हाँ भैया एक स्कॉच निकाल, हाँ भैया चखना लिया, और वो शुरू हो गया दिन में ही। 15,000 कमाया, 5,000 खर्च करके घर आएगा, 10,000 फिर भी बच गए। तो उसे बोलते हैं हम सट्टेबाज, स्पेकुलेशन। तो वो सट्टेबाज आपने नहीं बनना है, और बनो भी तो पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगले दिन जा भी तो सकते हैं ना। तो आज जो बचाया है वो कल जाने के लिए तैयार रहो। स्पेकुलेशन में बहुत मोटा रिस्क होता है। मेरे ग्रुप में जो लोग हैं पहले से, जो मेरा ग्रुप है मार्केट वाला व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप देखते हो बहुत सारे बंदे अपने स्क्रीनशॉट डालते हैं, और उसमें गुजरात का बंदा है, वो करता है इसमें इस तरह की स्पेकुलेशन। वो 2-2 लाख रुपए एक दिन में कमा लेता है, और वो रिसर्च एनालिस्ट भी है साथ में, दोस्त है मेरा। तो वो कमा लेता है 2-2 लाख रुपए रोज के, और 2-2 लाख दे भी देता है रोज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आपको शायद समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सर स्पेकुलेशन में टाइम होरिजन बहुत छोटा होता है, रिस्क लेवल वेरी हाई होता है, और डिसीजन जो होता है बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। ऑफन बेस्ड ऑन न्यूज, मार्केट सेंटीमेंट, रूमर्स के हिसाब से आप काम करते हो। हाई रिटर्न होता है बट विद हाई इक्वली रिस्क भी होता है।
बाइंग ऑप्शंस, इसमें ज्यादातर काम जो ऑप्शंस में किया जाता है, स्पेकुलेशन ज्यादातर ऑप्शंस में की जाती है। बाइंग ऑप्शन बिफोर अर्निंग अनाउंसमेंट, मान लो किसी, अब जरा ध्यान समझो, मान लो कल को रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले तो क्या होगा, या तो वो शेयर कम से कम 2 से 5% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आए जाएगा, रिजल्ट बेकार आए तो नीचे जाएगा। नॉर्मल रिजल्ट तो कभी आते ही नहीं कि कुछ ना हो, या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। अब एक बंदे को जिससे लग रहा था यार रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसने क्या करा, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा था, 1 लाख रुपए से उसने 1 करोड़ का रिलायंस खरीद लिया, मतलब कॉल खरीद ली। अब क्या हुआ, कल को वो 2 से 5% ऊपर गया, तो 1 करोड़ पे उसे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। चलो 5 लाख का ना भी हो, 1 लाख का मान लो, तो उसने तो 1 ही लाख लगाए, तो उसके डबल हो गए पैसे। लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए नीचे चला जाता तो उसके 1 लाख जीरो हो गए थे। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। बहुत हाई रिस्क और रिटर्न, मतलब या तो पैसा डबल या फिर लगभग खत्म एक ही दिन में। तो इस तरह की कॉल्स भी लोग काम करते हैं, और जिनको कंफर्म होता है वो करते हैं। मैंने भी किया था एक बार मैंने भी किया। जीरो हीरो कॉल। जीरो हीरो तो फिर भी बहुत छोटा रिस्क होता है, जीरो हीरो तो। लेकिन जो अर्निंग एस्टिमेट वाला होता है ना, उसमें शेयर 55% टूट जाते हैं, 55% बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सीधे 5% का रिस्क है इसके अंदर। तो मैंने किया था एक बार, ये शायद ये जो ये वाला फाइनेंस बजट आया था इससे पहले वाले पे, 2024 वाले फाइनेंस बजट पे किया था मैंने। कॉल और पुट दोनों खरीद ली थी। मैं कहा या तो मार्केट बहुत तेज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कहीं तो जाएगी, मुझे एक तरफ तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं, ना ऊपर गई ना नीचे गई, मार्केट अपनी जगह पर, मेरी कॉल और पुट दोनों जीरो। और मेरे लगभग उस साल घटे थे, मैंने 5-5 लाख रुपए हर क्लाइंट के लगाए हुए थे, और मेरे 20 क्लाइंट्स थे उस टाइम पर। 1 करोड़ एक दिन में घटाए थे मैंने, कुछ हुआ ही नहीं। और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट के दिन मार्केट हिली ही नहीं। तो ये 5 ऊपर 5, मतलब ऐसा तो कभी मार्केट ना हिली। इस बार का बजट देख लो कितनी देर मार्केट ऊपर नीचे हुई थी। लेकिन आपने गैस नहीं किया सर। 2024 का बता रहा हूँ, उसमें मार्केट में कुछ नहीं हुआ था, और एक्सपायरी वाले दिन बजट था। एक्सपायरी मैं भी नुकसान किया था, मैं भी नुकसान किया, हाँ मैं भी नुकसान किया था पिछले 2024 में सर बजट में। एक्सपायरी वाले दिन बजट था, कुछ हुआ ही नहीं था, और बजट के अगले दिन मार्केट भागनी शुरू। 4 दिन लगातार भागी, 15% मार्केट भाग गई अगले एक हफ्ते में। बजट वाले दिन कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे ही पैसा जीरो करवाना था शायद। मैंने 5-5 लाख रुपए हर अकाउंट में खत्म किए थे, अपने अकाउंट में तो 10 लाख किए थे। सर अगर नहीं कुछ नहीं हुआ तो उसमें जीरो कैसे होता है? एक्सपायरी होती थी ना, कॉल पुट थी ना, सुशील जी समझ में आ गया? कॉल पुट थी एक्सपायरी डे की, जीरो हीरो। अच्छा। और वो पूरे महीने से मैंने होल्ड कर रखी थी। चलिए अब आगे, मेरे हिसाब से मैंने स्पेकुलेशन अच्छे से समझा दी है। फिर भी एक कंपैरिजन टेबल बनाई है मैंने, उसे आप पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव सर इसमें लॉन्ग टर्म होता है, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म होता है, और बाकी दोनों में शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, हाई रिस्क प्रॉफिट। टाइम होरिजन इसमें 3 साल मिनिमम होता है, इसमें मिनट्स टू वीक तक होता है, इसमें आवर्स टू वीक तक होता है। रिस्क लेवल इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा होता है। रिटर्न इसमें कैपिटल ग्रोथ भी मिलती है और डिविडेंड भी मिलता है। इसमें खाली प्राइस मूवमेंट होता है, इसमें तो भैया कुछ भी नहीं, इसमें तो 2-4 रुपए लेके निकल जाना होता है। डिसीजन इसमें फंडामेंटल होता है, इसमें टेक्निकल होता है। इसमें तो मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चलते हैं ना, टेक्निकल देखते हैं ना फंडामेंटल। ये तो सट्टेबाजी है, ये तो सिक्का उछालते हैं। अरे भाई सिक्का मेरी तरफ गिर गया तो प्रॉफिट, दूसरी तरफ गिर गया तो नुकसान, चल भैया या तो डबल या जीरो। इसका एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में भी। ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और डेरिवेटिव ऑप्शंस में होती है ज्यादा ट्रेडिंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, ये आपने आज ही करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, ये आपने आज ही सॉल्व करना है घर से। 1-2 में करवा रहा हूं। चलिए बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, देखते ही पता लग जाएगा, बस जहां लॉन्ग टर्म है वहीं पर टिक लगाना है। वेरी गुड। सब अगले क्वेश्चन का आंसर सब अपने आप को कर लीजिए, एक साथ चिल्ला के सबसे पहले देना। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इसका आंसर आ गया। अगला आंसर बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स होल्डिंग एसेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड टू गेन रिटर्न्स थ्रू एंड डिविडेंड? इन्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म और एक कैपिटल एप्रिसिएशन का साथ डिविडेंड, चीज लॉन्ग टर्म में मिलती है। वेरी गुड।
दो में से दो नंबर आगे, दोनों ठीक है आपके। थर्ड का आंसर बताइए। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मेन फोकस किस चीज पे रहता है? होल्डिंग एसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, D. Generating generating profit from short term. मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट इन Creating passive. पैसिव इनकम। नहीं नहीं Generating profits. Generating quick profit from the short term price movement. वेरी गुड। अगला बताएंगे, सभी बताएंगे ऐसे ही। स्पेकुलेशन में प्राइमरीली क्या होता है? लो रिस्क, लॉन्ग, हाई रिस्क, पोटेंशियल हाई रिटर्न्स, मॉडरेट रिस्क विद रेगुलर डिविडेंड, या बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डी सर High डी risk, high risk, potential, high return. High risk, high return. वेरी गुड। अगला बताएंगे सब, विच अप्रोच यूजेस टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस का किस में यूज करते हैं हम? ट्रेडिंग सर वेरी गुड। क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम फंडामेंटल यूज करते हैं, ट्रेडिंग में टेक्निकल, और स्पेकुलेशन में तो कोई सी नहीं करते, सिर्फ मार्केट ट्रेंड चेक करते हैं। Momentum. मार्केट ट्रेंड चेक करते हैं। वेरी गुड। ट्रेडिंग मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये Which is रिस्क एंड रिटर्न क्या पढ़ा दिया? हाँ पढ़ा दिया, रिस्क तो बता दिया मैंने। चलो बताओ, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली कैरीज अ लोएस्ट रिस्क? कौन सी वाली Option trading. इन्वेस्टिंग सर Investing. इन्वेस्टिंग में सबसे कम रिस्क होता है, ट्रेडिंग में उससे ज्यादा, और स्पेकुलेशन में तो महाभारत एक ही दिन में खत्म हो जाता है बस। Investing, sir जी. इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। पेपर में इस तरह के इजी क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे ना? नहीं सर, ऐसे आ ही नहीं सकते। ऐसे ही आएंगे। प्राइमरी रिस्क इन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा होता है? इन्फ्लेशन। सी सर। पहले इसका मतलब C, capital loss due to Capital loss. रिस्क होता है सर, प्राइस बढ़ गया। मार्केट रिस्क होता है सर, मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क। कैपिटल लॉस ड्यू टू अनप्रेसिडेबल प्राइस मूवमेंट। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारे साथ कि सर हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते कब होगा, ये वो होता है। और डिफॉल्ट रिस्क होता है, कंपनी ही फेल हो गई। तो बताओ जी, प्राइमरी रिस्क स्पेकुलेशन में क्या होता है? Capital loss. कैपिटल लॉस capital loss. और कोई आंसर? Capital loss. हाँ नहीं सर यही है। यही है। थोड़ा बताइए तो सही। Yes, sir. C, capital loss. देखो इस बार गड़बड़ कर सर, गया। इसमें देख लो थोड़ा इससे एक बताइए। बार। सर इन्फ्लेशन हो नहीं सकता, मार्केट रिस्क हाँ सर, मार्केट रिस्क हो सकता है, बिकॉज पूरा मार्केट घट जाता है पूरा का पूरा। जी. Market risk भी हो सकता है सर. आंसर तो वही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपने। देखो मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क होता है वॉलेटिलिटी का, ये तीनों में होता है। ये ट्रेडिंग में भी है, ये इन्वेस्टिंग में भी है, और स्पेकुलेशन में भी है। यहाँ पर ये प्राइमरी स्पेकुलेशन का ये रिस्क तो तीनों में है। मार्केट रिस्क मतलब सर रेट जाएंगे, ये रिस्क तो तीनों में है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्पेकुलेशन, चाहे इन्वेस्टिंग, तीनों में है। तो इसका सही आंसर है कैपिटल लॉस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट। मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें पूरी की पूरी कैपिटल भी खत्म हो जाती है स्पेकुलेशन में। ये इसका प्राइमरी रिस्क होता है। इसीलिए मैं स्पेकुलेशन करने को मना करता हूँ, सिर्फ उसी को करने को कहता हूँ भैया जो अपने ऊपर रिस्क लेके कर सके। कल को ये मत कहना सर आपने तो कहा था प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल ही खत्म हो गई। तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे पास आते हैं, गुप्ता जी ये लो 50,000, आज या तो इनका 1 लाख कर दो या 50,000 खत्म कर दो। फिर हम बैठ जाते हैं, सुनो भाई, फिर मैं तो 1 लाख हो जाते हैं, वो 10,000 मुझे दे जाता है, 40,000 घर ले आ लेता है, या खत्म हो जाते हैं, मैं उसे चाय पिला के घर भेज देता हूँ। ठीक है, लेकिन उसे क्लियर कर देता हूँ पहले, भाई देख फुल रिस्क लूंगा, 0 हीरो कॉल्स होंगी, या तो 0 हो जाएगी या हीरो हो जाएगी। ठीक है गुप्ता जी, आज करेंगे, सट्टा खेलना है, चलो ठीक है खेलते हैं। चलिए बहुत आपने सारे क्वेश्चन को यही सॉल्व कर दिया। एक और आगे, चलिए बताइए, इन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कहां से मिलता है? टर्म प्राइस मूवमेंट सर। Short term price movement. C. और स्पेकुलेशन में कहां से मिलता है? सर वो भी इसी से ही है। इसी से मिलता है। स्पेकुलेशन में तो मार्केट ट्रेंड, हाँ वही प्राइस मूवमेंट से ही मिलता है। वेरी गुड। और इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, Long term. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, दोनों, मतलब दोनों। ऑप्शन होता है, फिर ए एंड बी बोथ। फिक्स रिटर्न भी हो सकता है सर। इन्वेस्टमेंट में Long दो term जगह fix profit नहीं मिलता होता है, है। तो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन से और एक डिविडेंड इंटरेस्ट से भी। तो फिर ए एंड बी बोथ इन्वेस्टिंग के केस में गलत मत कराना। Which of the following strategy is most suitable for risk averse investor?
रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का Option. मतलब होता है, ऑप्शन स्पेकुलेशन, वो तो आपने दिखा दिया सर बी। से दिखा दिया। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का मतलब होता है लेस रिस्की, लेस जो रिस्क लॉन्ग टर्म, मॉडरेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया लॉन्ग Averse. टर्म। लॉन्ग टर्म में रिस्क सबसे कम होता है। Risk इसको नॉर्मल averse. याद कर लो, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर मतलब Averse. जो रिस्क कम लेना चाहता है। गलती से दिखा दिया था, कोई बात नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन इन्वेस्टिंग सर। इन्वेस्टिंग। आपको तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया। ये तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हो एकदम बढ़िया बढ़िया। इतना बढ़िया तो नहीं पढ़ाया होगा मैंने। टेक्निकल एनालिसिस कहाँ यूज होता है? प्राइस ट्रेंड, इकोनॉमिक Price trend, इंडिकेटर्स। पैटर्न, चार्ट, इंडिकेटर देखे जाते हैं टेक्निकल। तो वेरी गुड, इसका आंसर ये है। किसी को ऐसा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो ये कैसे सॉल्व हो रहा है? कोई है ऐसा? है कोई सर ऐसा जिसको अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं? आस्था जी क्लास में बिल्कुल है? समझ में आ रहा है। आस्था जी क्लास में है? यस सर समझ में आ रहे हैं? रमेश जी आपको? पूरी तरह से समझ में आ रहा वेरी है। गुड वेरी गुड। शर्मा जी, मुक्ति शर्मा जी? आ रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आ गया सुन के। चलिए और करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और करिए, अपने आप कर लोगे। कर लो सर। करवाइए सर, करवाइए। अरे थोड़ा बताइए सर, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टराइज ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा इसको बताइए क्या है ये? क्या बताएं? ये 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए। 12 नंबर। अच्छा, आप लोगों ने बुक खोल ली क्या किसी ने? अच्छा हाँ, आपके पास तो बुक भी है यार। अरे देख देख के तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर, ये वो चीजें जो हम मार्केट में अभी कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट में हम करते हैं, वो इसलिए। नहीं बात सर, एक्चुअली हम बुक तो खोले हैं लेकिन हमने मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। हाँ ठीक है, नहीं सर रिप्लाई चीजें समझ में आ रही थी। बिना देखे करो, रिप्लाई करो, बुक में तो सारे क्वेश्चन होते हैं। बिना देखे करो। ये 12 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टराइज ऑफ Which of the following is a characteristic of value investing? पहली बात तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना जिनकी प्राइस अभी कम चल रही है लेकिन हमें लगता है कि उनकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब वो है तो चीज मेरे हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से 200 रुपए की, लेकिन मिल रही है आपको 100 रुपए में। मतलब कि वो क्या ये आएगा है? इन्वेस्टिंग स्टॉक है। में। तो इसका आंसर क्या होगा? बाइंग सी। ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग नहीं, अंडर वैल्यूड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, यही आंसर है। इनका मतलब है कि उनके अंदर वैल्यू है तो वो चीज 200 की लेकिन हमें 150 में मिल रही है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है। उसकी वैल्यू 200 है लेकिन 150 पे वैल्यू रखी है वो, हम उसी को खरीद के बैठ जाएंगे। जब 200 की तो बेच देंगे। अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि जब वो अपनी सही वैल्यू पे आ जाएंगे तो हम बेच देंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे और जो प्रॉब्लम होगी मैं कल ही ले लूंगा। इन वाले क्वेश्चंस की प्रॉब्लम मैं कल को ही ले लूंगा। चलिए अब मैं थोड़ा आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये अच्छा है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देना। एक टॉपिक पढ़ाओ 15 मिनट का और फिर क्वेश्चन करो। ठीक। यस यस सर, ठीक है, यस तो ये सर। आप करके लाएंगे। थोड़े से ही बचे हैं, मैंने ज्यादातर करा दिए हैं। और देखो कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। 20 क्वेश्चन के बाद ये एडवांस कंसेप्ट इन्वेस्टिंग भी आ गए और क्वेश्चन आ गए। मतलब छोटे से कंसेप्ट पे मैंने आपको 40-50 क्वेश्चन दे दिए, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मतलब की डिफरेंसेस, अब तीनों के बारे में की डिफरेंसेस फिर से बता रहा हूँ। सर रिस्क टॉलरेंस लॉन्ग टर्म में सबसे कम होता है, ट्रेडिंग में थोड़ा और ज्यादा, और स्पेकुलेशन में सबसे ज्यादा। टाइम कमिटमेंट लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा, ट्रेडिंग में थोड़ा और कम, स्पेकुलेशन में तो सेकंड्स। रिटर्न कंसिस्टेंसी, इन्वेस्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न। देखो इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में। ट्रेडिंग और में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और मोज़ेक एनालिसिस, अभी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्या होता है और मोज़ेक एनालिसिस क्या होता है, चीजों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मैं आपको 5th पॉइंट क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एक एनालिस्ट में कम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है दैट आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, जो कि पब्लिक को नहीं पता। जैसे रिसर्च करते करते आपको पता चला कि ये कंपनी तो मर्जर के बारे में सोच रही है, या ये कंपनी तो बोनस देने के बारे में सोच रही है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाहर नहीं बताई जानी चाहिए। तो ये हो गई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जो आपको पता चल गई। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बाहर नहीं पता लेकिन आपको पता लग गई, ये बतानी भी नहीं है आपको, क्योंकि ये क्या है?
इनसाइडर इंफॉर्मेशन। पहली बात तो कंपनी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बताएगी, लेकिन अगर किसी वजह से आपको पता चल भी गई तो कंपनी आपसे ये लिखित में ले लेगी, बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना से भी पेनल्टी लगा देगी। पहली बात तो ये बातें आपको बताई नहीं जाएंगी, और अगर गलती से पता लग गई तो फिर आपसे लिखित में कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी कंपनी, आप किसी को बता नहीं सकते। तो वो कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सच इन्फॉर्मेशन वुड बी फॉल अंडर द, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कंपनी का प्रॉफिट रेशो बढ़ रहा है, ये आपको कैसे पता चला? रिसर्च करने की वजह से। कैसे पता चला? आपने इसकी रिसर्च करी कि पहले कंपनी जो आयरन खरीद रही थी वो 400 रुपए किलो खरीद रही थी, अब आयरन का रेट 350 हो गया। सेल प्राइस कंपनी का अभी भी वही है। जब सेल प्राइस वही है लेकिन कॉस्टिंग कम हो गई तो आपका तो प्रॉफिट रेशो बढ़ ही जाएगा। तो ये चीज आपको कैसे पता चली? ये चीज आपको पता चली एनालिसिस करने से। अब एनालिसिस करने से कोई चीज पता चल रही तो ये नहीं है, ये तो आपकी रिसर्च करने का काम ही है, ये तो आपका काम ही है ऐसी चीजें निकाल के लाना जो किसी को नहीं पता। इसको बोलते हैं हम आपकी अपनी वैल्यू इनसाइट्स, आपकी अपनी निकाली हुई इंफॉर्मेशन। और ये कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं, ये चीज तो यही तो आपने रिपोर्ट में लिखोगे इस बार मुझे ऐसा लगता है कंपनी का रेशो बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्योंकि कंपनी की कॉस्ट तो कम हो गई है, लेकिन सेल प्राइस कंपनी ने कम नहीं करे हैं, सेल प्राइस वही है, इसलिए इस कंपनी के इस बार मैं ईपीएस का अनुमान बढ़ा रहा हूँ 20% से, और मेरा टारगेट इस कंपनी में ये है। यही तो आप अपनी रिपोर्ट में लिखोगे, वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ये आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम? सर बोलिए। सर जैसे जो आपने रिपोर्ट निकाला है और वो आपकी रिपोर्ट गलत हो गई तो सर जैसे मान लीजिए आपने जो अनुमान लगाया, जो आपने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो आपने अपनी तरफ से रिपोर्ट निकाला मार्केट में, तो अगर वो रिपोर्ट अगर सही नहीं रही तो? कोई बात नहीं। रिपोर्ट का मतलब होता है, रिपोर्ट का जो मीनिंग है ना वो है ओपिनियन, नॉट अ सर्टिफिकेट। जिसको सर्टिफाई नहीं कर रहे कि जो हमने कहा वो हो गई, हम तो ओपिनियन दे रहे हैं भैया, माननी है मान लो, नहीं माननी ना मान लो, हम दे रहे हैं ओपिनियन। इसीलिए हमारी रिपोर्ट के ऊपर वर्ड लिखा होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मीनिंग होता है ओपिनियन। हमारी ओपिनियन के हिसाब से ही है, गलत भी हो सकती है, लिखने की जरूरत नहीं है, गलत भी हो सकती है। रिपोर्ट का मतलब ही है ओपिनियन। मतलब भाई जिसको माननी है हमारी बात मान लो, अगर हमारी रिपोर्ट गलत हो गई तो हमें आगे से क्लाइंट नहीं मिलेंगे, पैसे देगा ही नहीं कोई हमारी रिपोर्ट के, फिर बनाते रहना रिपोर्ट, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए रिपोर्ट जब भी बनाओ उसमें कोई ऐसी चीज मत डाल देना जो बिल्कुल ही गलत साबित हो जाए, ऐसी कोई चीज मत डाल देना। अब जब आप कॉस्टिंग की बात बता रहे हो उसके पीछे का लॉजिक भी तो बता रहे हो कि पिछले साल जब आयरन खरीदती थी कंपनी तो 12,800 रुपए टन खरीदती थी। एनएमडीसी की रिपोर्ट निकाली थी मैंने 2 महीने पहले, और थोड़े दिन पहले आपको याद भी मैंने एनएमडीसी खरीदवाया था और मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था। एक ही दिन में मैंने उस पर 30,000 रुपए लगा के 60,000 रुपए कमाए थे 1-2 दिन के अंदर। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है ग्रुप पे, देख लेना। एनएमडीसी की रिपोर्ट मैंने बनाई थी। एनएमडीसी में क्या हुआ था अभी आपको पता भी होगा, और जो लोग आयरन से रिलेटेड काम करते हैं, सोलर सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें बात पता भी होगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है आयरन पे। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से क्या होगा कि आयरन और लोहे से रिलेटेड सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। 25 से 30% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है, तो उसकी वजह से आयरन जो है महंगा हो गया। अब एनएमडीसी का काम क्या है? आयरन और बनाना। तो आयरन और वो बनाती है, मतलब जमीन में से निकाल के बेचती है, वो पहले 20-30% महंगी हो गई, तो उसकी सेल प्राइस तो बढ़ गई, कॉस्टिंग अभी उसकी उतनी है। तो उसकी वजह से एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये जितनी भी कंपनियां हैं इनके प्रॉफिट्स इस क्वार्टर बढ़कर आ सकते हैं। तो इसी वजह से एनएमडीसी सबसे ज्यादा आयरन और निकालती है, मतलब रॉ मटेरियल जो होता है वो आयरन और होता है, वो एनएमडीसी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। तो इसलिए मैंने एनएमडीसी पे एक रिपोर्ट निकाली थी कि इसकी कॉस्टिंग तो कम हो गई, कॉस्टिंग तो उतनी है, और सेल प्राइस इसके 15 से 20%, 25% तक बढ़े हैं। तो इस बार इसके ईपीएस में 25% है, उसकी वजह से ये शेयर 10 से 15% बढ़ सकता है। मैंने 65 रुपए को खरीद के 70 रुपए में बेच दिया था 3 दिन में से। 65 रुपए पर खरीदा था, 3 दिन में बेचा और 3-3.5 रुपए डिविडेंड भी लिया। मतलब 65 रुपए पर खरीदा, फिर 3 रुपए डिविडेंड आया मेरे अकाउंट में, और 70 पे बेचा, मतलब 8 रुपए का प्रॉफिट कमाया सिर्फ हफ्ते भर के अंदर। 65 रुपए की चीज पे 8 रुपए डिविडेंड, मतलब 12% हो गया। और मैंने कोई कैश में नहीं खरीदा था, डेरिवेटिव में खरीदा था, फ्यूचर और कॉल पुट खरीद रखी थी, कॉल खरीद रखी थी, तो मेरे को बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ था हफ्ते भर के अंदर। दोबारा बोलिए, समझ में नहीं आया? दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए सर, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलिए। टाइमिंग आपने कैसे डिसाइड किया? मैं ये पूछ रहा था कि आपने रिसर्च कैसे डिसाइड किया? सर ये चीज मैं आपको भी अगले लेसन में सिखाने वाला हूँ, इसी लेसन में, बल्कि हाउ टू डू रिसर्च एनालिसिस सिखाऊंगा ना, टारगेट डिसाइड करना भी सिखाऊंगा।
है ना। मैंने आपको ईपीएस और पीई रेशो सिखाया था ना, उससे जब हमारा ईपीएस बढ़ गया, चलो बता देता हूँ कैसे किया था। ये होता है ना फॉर्मूला, हमारा ईपीएस आता है और शेयर प्राइस इनटू अर्निंग शेयर प्राइस। प्राइस रेशो इक्वल टू मार्केट प्राइस, मतलब टारगेट प्राइस होता है। अब मान लो एनएमडीसी का ईपीएस पहले था 40 रुपए का और पीई मिल रहा था उसे मान लो 4 रुपए का था, 4 रुपए का, और पीई मिल रहा था उससे लगभग 17 का, तो वो 68 रुपए, 17 का 16 का मान लो, वो 64 रुपए चल रहा था। ठीक है, अब मुझे लगा कि इस बार उसका ईपीएस 20% बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से ईपीएस अब हो जाएगा उसका 4.80, तो मैं उसे पीई 16 का ही दे दूंगा, तो मेरा टारगेट निकल कर आ गया लगभग 6 रुपीज। मैं कैसे निकाला, जब ईपीएस बढ़ेगा तो अर्निंग सेम दे दी मैंने, तो मेरा टारगेट निकल कर आ गया कितने रुपए पे जाना चाहिए। अब अगर ईपीएस उसका 4.8 हो गया तो रेट 76 हो जाएगा। इसके रिजल्ट आने वाले हैं, इसके रिजल्ट अब आएंगे 31 मार्च तक के रिजल्ट अप्रैल के महीने में आते हैं, तो अप्रैल 30 अप्रैल या फिर 15 मई तक आ जाएंगे। 15 मई तक ये शेयर 76 रुपए हो जाएगा, लिख कर ले लो। अभी 70 चल रहा है, मैंने 70 पे बेचा है और 70 ही चल रहा है। जिस दिन इसे 70 क्रॉस कर दिया ना, इसका रेजिस्टेंस लेवल है 70। जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है उसे पता होगा, ये जो राउंड ऑफ लेवल होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस होते हैं। जिस दिन इसे 70 काट दिया, ये 76 पे रुकेगा सीधा, 10% भागेगा उसे एक ही दिन, और जिस दिन भी भागेगा मैं आपको बता दूंगा। 70 रुपए जिस दिन इसे तोड़ दिया, 71 रुपए जिस दिन तोड़ दिया इसने, उसी दिन भाग जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने रिसर्च करने का जो टाइमिंग थी है ना, वो कैसे मैच करा कि भाई आज मैं रिसर्च करूंगा और ये ऐसो खरीद लूंगा और ये परसों भाग जाएगा। बताता हूँ। मैं सोलर इंडस्ट्री, आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम? मैं सोलर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं सोलर के नीचे जो पैनल के नीचे जो स्ट्रक्चर लगता है ना लोहे का, वो खरीदता हूँ रोजाना। तो मुझे मार्केट में हवा सा लगा, आज से 15 दिन पहले लोगों ने बोलना शुरू करा एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, लोहे पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, स्ट्रक्चर महंगा हो रहा है। मैंने चेक किया, दिल्ली पता किया, मैंने मुंबई कॉल किया, कोलकाता कॉल किया, अलग अलग जगह पर कॉल किया, और मुझे पता चला हाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है। फिर मैंने अपने एनालिस्ट को कॉल करा, तो सबने कहा हाँ यार चाइना की वजह से, चाइना एंट्री की वजह से, कि वहां से लोग ना खरीदे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। सर मैंने एक सबसे पहले इंडस्ट्री एनालिसिस करा। इंडस्ट्री एनालिसिस करा मतलब पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से किस कंपनी को फायदा और किस कंपनी को लॉस है। तो मुझे पता चला जो कंपनी लोहा खुद बना रही है, जो कंपनी लोहा खुद से बना रही है, उसको फायदा है। क्यों? बनाने की जमीन में से निकालना है, भाई जमीन में से निकालना है, बनाने की कॉस्ट तो वही है, सेल बढ़ जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां मैंने ढूंढा, तो मैंने देखा एनएमडीसी 80% जो लोहा है वो अपना निकालती है, और कमी पड़ने पर, सेल ज्यादा डिमांड आने पर 20% मार्केट से खरीद लेती है, चाइना से इंपोर्ट कर लेती है। 80% लोहा तो अपनी प्रोडक्शन करती है, मतलब जमीन में से निकाल के रिफाइन करके बेचती है। अगर मान लो कहीं डिमांड ज्यादा आ जाए तो जितना अपने से निकला अपने से निकाल दिया, बाकी मार्केट से खरीद के बेच देती है कम मार्जिन पे। फिर मैंने दूसरी कंपनी देखी टाटा स्टील। टाटा स्टील 40% अपना प्रोडक्शन करती है, बाकी मार्केट से खरीदती है। ऐसे करके मैंने बहुत सारी कंपनियां एनालिसिस करी, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, बहुत सारी करी मैंने। तो उसके बाद मैंने देखा कि एनएमडीसी जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा, एक तो उसकी सेल भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा लोहा वो अपने यहाँ से निकालती है। सबसे ज्यादा ईपीएस का इफेक्ट जो पड़ेगा वो एनएमडीसी पे पड़ेगा, क्योंकि एनएमडीसी 80% तो अपना बनाती है। तो अगर 20% शेयर बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, तो एनएमडीसी का ईपीएस सबसे ज्यादा बढ़ रहा था 20%, बाकी किसी को 10% बढ़ रहा था, किसी का 5% बढ़ रहा था, किसी का 8% बढ़ रहा था। वो मैंने कैलकुलेशन करी, कैसे करी, वो अपना कितना बनाती है और बाहर से कितना लेती है। कहां से पता चलेगा ये सारी बातें? जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, वहां पर लिखा रहता है कि अपने आप प्रोडक्शन कितनी करी और बाहर से कितना परचेज करा, सब लिखा रहता है। तो वो सब कैलकुलेशन करने का मुझे पता चला एनएमडीसी जो कंपनी है वो ये लौती कंपनी थी जो फ्यूचर में थी, और उसका जो अपने आप बना के वो ज्यादा पैसा बना रही थी। दूसरी कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान जिंक। तीसरी कौन सी थी? वेदांता। लेकिन वेदांता में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके अंदर वेदांता में हिंदुस्तान जिंक भी है, हिंदुस्तान ये भी है, वो भी है। तो ओवरऑल उसके ईपीएस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो मैंने फिर कैलकुलेशन करने के बाद पता लगाया एनएमडीसी एक कंपनी है जिसका इस न्यूज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और मैंने वो लेकर बैठ गया 65 रुपए में। फिर 3.5 रुपए का उसमें डिविडेंड भी मिला मुझे, 5 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला मुझे, 12.5-13% एक हफ्ते में बच गया, पूरे साल में भी नहीं बचता किसी को। मैं अपना लेके बाहर, आप लोगों को मैंने प्रॉफिट भी भेजा था। मैंने उसकी कॉल खरीदी थी 90 पैसे की, 90 पैसे की कॉल को 3.5 रुपए बेचा, मतलब 3.5 गुना कर लिया पैसा एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर 1 लाख लगाया तो 3.5 लाख हो गए। आपने देखा भी था, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था मुझे उसमें।
20,000 रुपए की कॉल आई थी मेरी, 20,000 की भी नहीं, 6700 का उसका लॉट था, 90 पैसे की ली थी, 6,000 रुपए की आई थी और मैंने उसको 3.5 रुपए बेचा था और 2 लॉट लिए थे, तो मेरे को लगभग प्रॉफिट हुआ था 36-40,000 रुपए का 2 लॉट पे, मतलब 12,000 रुपए लगा के 40,000 का प्रॉफिट एक हफ्ते के अंदर। तो इस तरह की रिसर्च करोगे तो अपनी रिपोर्ट किसी और को बेचने की जरूरत नहीं है, अपनी रिसर्च पे अपने आप को विश्वास है ही, कर लेना और प्रॉफिट कमा लेना, ठीक है ना। एक रिसर्च मैंने आपको थोड़े दिन पहले इरेडा की करके बताई थी, पता है? इरेडा मैंने ले रखा है इस टाइम, और इरेडा ने कहा था कैश में मत खरीदना, कैश में तो रेट चल रहा है उसका ज्यादा और फ्यूचर में चल रहा है बहुत कम, 10% का डिफरेंस है, तो फ्यूचर वाला खरीद के बैठ जाओ, जब टाइम एक्सपायरी आएगी तो रेट अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो इरेडा का शेयर बढ़े या ना बढ़े वो परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेरिवेटिव में खरीदने से एक लॉट में 1,80,000 लगेंगे और आपको कम से कम बचेंगे 1.5 लाख रुपया एक महीने में। क्वेरी बोलिए। क्वेरी किसकी थी? कोई सर बोल रहा था, कोई है क्वेरी? नहीं है, चलिए 10 बजे हैं, क्या बात, कोई छोड़कर क्यों गया? केतन जी गए, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन और मोज़ेक एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया? इनसाइडर इंफॉर्मेशन वो जो कि बोनस से रिलेटेड हो, डिविडेंड से रिलेटेड हो, क्योंकि ये चीजें तो आपको अंदर से ही, अंदर वाला ही कोई बता सकता है, आपको अपने आप से एनालिसिस करके ये चीजें नहीं पता चलती। लेकिन मोज़ेक एनालिसिस, मोज़ेक मतलब जो आप रिसर्च और एनालिसिस करके जो रिपोर्ट निकालते हो, जो इन्फॉर्मेशन निकालते हो, वो इन्फॉर्मेशन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज अ मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है दैट व्हेन पब्लिश वुड इमीडिएटली अफेक्ट द इन्वेस्टर डिसीजन टू बाय और सेल द सिक्योरिटी। कह रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जिस इंफॉर्मेशन से एकदम से डिसीजन बदल जाए कि आपने कोई चीज को खरीदना है या नहीं खरीदना, उसे तो बोलते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन। वेदर एन इंफॉर्मेशन कैन बी कंसीडर्ड इनसाइडर डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ रिलायबल इट इज, इट्स इंपैक्ट एंड सर्टेनिटी। कह रहा है इसका इंपैक्ट चेक करेंगे और उसकी वजह से क्या यूजर का डिसीजन बदल जाएगा, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन है या नहीं। While a CEO talking about an unpublished acquisition proposal would constitute an insider information। मान लीजिए एक CEO का कोई इंटरव्यू आ रहा है, वो अपने इंटरव्यू में ये वाली बात नहीं बता सकता कि हम कोई एक्विजिशन करने वाले हैं, हम कोई बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं। ये कैसे बताएगा वो? ये बताने का एक तरीका है। क्या? पहले वो अपनी मीटिंग करेगा शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि हमें बोनस देना है कि नहीं देना। अगर शेयर होल्डर ने कहा हम बोनस देंगे तो वो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, रेजोल्यूशन पास करने का उसकी कॉपी वो NSE BSE को भेजेगा, NSE BSE को कॉपी देने के बाद फिर वो किसी भी इंटरव्यू में बता सकता है, लेकिन सबसे पहले किसको बताएगा? NSE BSE को, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो NSE BSE में बताएगा, और वो आप NSE BSE की साइट पे जाके चेक कर पाओगे। जैसे ही आप NSE BSE को बता दोगे उसका जिस मर्जी को बताओ, और ना फिर अगर आपने NSE BSE को बताने से पहले अगर आपने किसी को बताया तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की टर्म में आ जाएगा और आप पे पेनल्टी लग सकती है, आप पे भी लग सकती है, CEO पे भी लग सकती है। कंपनी का CEO भी नहीं बता सकता ये चीजें। इसका रूल यही है, पहले NSE BSE को बताओ। इससे क्या फायदा होता है कि भैया जो लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं उनका इतना इंसाफी नहीं होगी कि अंदर वाले को पहले पता चल गया, बाहर वाले को बाद में। ऐसे नहीं, सबको एक साथ पता चला। किसने बताया? NSE BSE ने। इससे पहले वो किसी को बता ही नहीं सकते। और जिन लोगों को ये बात पहले से पता हो सकती, जिनको लोगों को ये बात पहले से पता हो सकती है, यानी कि CEO, डायरेक्टर, तो ये लोग उस कंपनी के शेयर में ट्रेड ही नहीं कर सकते। ये रूल है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आने के 15 दिन पहले इन्होंने कोई ट्रेड किया होगा तो इन पे पेनल्टी लगती है। कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर एक चीज पूछनी है, जैसे कोई भी कंपनी के जो है लिमिटेड शेयर्स होते हैं, बट जब ट्रेडिंग चलती है तो कैसे लिमिट जो है आउट हो रही है वो पता चलता है, या अगर लिमिट किसी की आउट होती है तो उससे भी उसमें क्या करता है, मतलब किस तरह से पता चलता है कि हाँ भी अब स्टॉक खत्म हो गए? अगर किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है ना, तो जैसे ही वो 90% उसमें पोजीशन बन जाती है फ्यूचर में, 90% पोजीशन फ्यूचर में बनती है सर, वो बैन में आ जाता है। आपने देखा भी होगा, न्यूज आती रहती है, शेयर बैन में चला गया, शेयर बैन में चला गया। वो बैन में कैसे गया? अरे शेयर की तो तुमने पोजीशन बना ली, 90% पोजीशन ऑफ द, और वो भी पूरे 1 लाख शेयर की नहीं। मान लो एक कंपनी के 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर में से 50% तो प्रमोटर के पास, उन्हें छोड़ दिया। FII के पास भी 25%, वो भी ट्रेड नहीं करते, उन्हें भी छोड़ दिया, बचे 25,000 का 90% पोजीशन, मतलब पूरे 1 लाख की नहीं, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का मतलब होता है वो वाले स्टॉक जो फ्री ट्रेडेबल है। और प्रमोटर अपना स्टेक बेच नहीं सकता बिना सेबी को बताए, FII अपना स्टेक बेच नहीं सकते बिना ट्रेडिंग, बिना NSE BSE को बताए। तो बचा हुआ जो मार्केट शेयर जो पब्लिक के पास है या फिर छोटे FIIs के पास है, इंस्टीट्यूशन को छोड़ के FPIs के पास है,
वो वाले को बोलते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, MWPL। तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 90% अगर आपकी पोजीशन फ्यूचर में बन जाए तो उसे बैन में डाल दिया जाता है। मार्केट वाइड पोजीशन से 2 गुना, मार्केट वाइड पोजीशन से 2 गुना किसी भी दिन ट्रेडिंग हो जाए किसी भी दिन, तो उसको चेकिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। चेकिंग लिस्ट में से भी चेक करती है कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, कोई एक ही बंदा तो ट्रेड नहीं कर रहा सारे के सारे। अगर एक ही बंदा ट्रेड कर रहा होता तो उसको सारे उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो सेबी का काम, टेंशन मत। तो जब हम बाय करते हैं तो कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसा आता है कि अंडर जो है सर्विलांस है या सेबी की, तो वो सर्विलांस में डाल देती है, भैया इसमें ट्रेडिंग ज्यादा हुई थी, इसे सर्विलांस में डाल दो 5 दिन के लिए। सर्विलांस में डालने के बाद भी आप उसे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको 1 करोड़ शेयर थोड़ी खरीद रहे हो, 100, 50, 500 शेयर खरीदो, आप पे थोड़ी पेनल्टी लगेगी। जो बंदा 1 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग कर रहा है उसे पकड़ लेगी। बट कुछ कुछ ब्रोकर जो है बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, लेने नहीं वाले देते। शेयर्स को करते हैं जिसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, जहाँ शॉर्ट और बिकाई ना वो तो लिमिट लेके खरीदो, उनके पैसे कौन देगा, इसलिए मत। जहाँ शॉर्ट सेलिंग चलती है, शॉर्ट सेलिंग। हाँ, शॉर्ट सेलिंग तो बिल्कुल ही मना करते हैं, खरीदने के लिए भी मना कर देते हैं कभी कभी तो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात है यार, 2-4 पेज से ज्यादा तो पढ़ाने नहीं देते तुम 2 घंटे में, क्वेश्चन इतने पूछते हो और सारे के सारे वो मार्केट। चलो, एन एम्प्लॉय टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग वर्कलोड इन द परचेज डिपार्टमेंट। एक एम्प्लॉय कह रहा है यार बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया, मतलब परचेज आप ज्यादा कर रहे हो, विच में इंडिकेट हायर लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिससे आपको अंदाजा हो गया मतलब परचेज ज्यादा कर रहे हैं, मतलब सेल भी ज्यादा होगी इस बार। नीड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, लेकिन ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय से अंदाजा लगा रहे हो कि परचेज ज्यादा हो रही है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपको हर महीने सेल डेटा से भी मिल जाती है। हर कंपनी हर महीने अपनी जीएसटी की रिटर्न भरती है, और जैसे ही वो जीएसटी की रिटर्न भरती है तो आप वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर महीने अपने उस पर डाल देती है, तो आपको पता लग जाता है। जैसे आज के दिन क्या आया था, जितनी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी थी उन्होंने अपना सेल डेटा बताया, इस कंपनी ने इतनी सेल करी, इस कंपनी सबने बताया, आज 1 तारीख को बताती है वो डेटा, तो उससे आपको सेल परचेज पहले ही पता लग जाती है। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो आप पता कर सकते हो। ऑफन एनालिस्ट कलेक्ट, कह रहा है एनालिस्ट ज्यादातर कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, विच इंडिविजुअली मे नॉट बी सिग्निफिकेंट बट when put together with other public or non public information may provide critical insight to the information। कह रहा है एनालिस्ट क्या करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली, थोड़ी वहां से निकाली, थोड़ी एम्प्लॉय से निकाल ली, थोड़ी क्रेडिटर से निकाल ली, थोड़ी डेटर से निकाल ली, थोड़ी सेल डेटा से निकाल ली, थोड़ी पीएल अकाउंट से निकाल ली, लेकिन जब इन सबको मिलाकर करते हैं तो ये बहुत बढ़िया हो जाती है और आपके काम की इन्फॉर्मेशन। क्या ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये तो आपने एनालिसिस करा। ये क्या है, मोज़ेक एनालिसिस। मोज़ेक एनालिसिस मतलब एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये मोज़ेक एनालिसिस होता है और ये एक्सेप्टेबल ही आप कर सकते हो, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एनालिस्ट नीड टू बी केयरफुल, लेकिन एनालिस्ट को केयरफुल होना पड़ेगा वेदर सर्टेन इनसाइट ड्रॉन कम फ्रॉम द देयर मोज़ेक एनालिसिस। मोज़ेक एनालिसिस मतलब आपने अपना एनालिसिस करा, किसी दूसरे बंदे को पैसे देके कोई न्यूज ना निकलवा लेना। अगर पैसे देके कोई नॉन न्यूज निकलवाओगे और वो सेंसिटिव न्यूज है, फिर वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर पेनल्टी लग जाएगी। बीइंग अ प्रीव्यू और स्पेसिफिक नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है आपने। बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो 2-4 क्वेश्चन इसके भी करते हैं और देखते हैं आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और मोज़ेक एनालिसिस समझ में आया कि नहीं। बताइए, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज बी नॉन पब्लिक मटेरियल। बी सब कह रहे हैं बी नॉन पब्लिक होता है। इसमें मेन बात है नॉन पब्लिक। इनसाइडर होने के लिए नॉन पब्लिक होना जरूरी है, प्लस मटेरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और आपसे पहले बाकी के 4 भी पढ़ेंगे। पब्लिकली अवेलेबल तो हो ही नहीं सकता, टेक्निकल इंडिकेटर भी नहीं हो सकता, पार्ट ऑफ मोज़ेक एनालिसिस होता ही नहीं है। तो आंसर हो गया बी। वेरी गुड। बस एक ही क्वेश्चन था क्या, ये आ गया अगला। ओहो, आंसर दिख गया है। तो मोज़ेक एनालिसिस इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन यूज करके इनसाइट निकालते हो आप, उसको बोलते हैं मोज़ेक एनालिसिस। का आंसर गलती से पहले दिखा दिया था, कोई बात नहीं, थर्ड में पढ़ते हैं। बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क ऑफ यूजिंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग? अगर आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बी वायलेशन ऑफ इनसाइडर नहीं, रिस्क पूछा, ये रिस्क थोड़ी है। ओके, मार्केट वोलेटिलिटी, नहीं है, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये हो सकता है इनएक्यूरेट फंड। नहीं सर, वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ।
सबसे बड़ा रिस्क तो यही है सर, आपने वॉयलेट कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ को, आप पे पेनल्टी लग सकती है। क्या है, आपको कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली, वो झूठ भी तो हो सकता है। मेरी बारी में ये वाला आया था, आपको कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली, सीईओ ने बताया अरे हम मर्जर करने वाले हैं, गलत भी तो हो सकता है, झूठ भी तो बोल सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे ट्रेड करने का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि सर वो झूठी भी तो हो सकती है, क्योंकि हम किसी को ये तो कह सकते हैं इसने मेरे से पैसे लिए थे तो झूठ बताया, केस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वैसे ही इलीगल है। तो एक तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, वॉयलेशन भी है इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ का, और वो गलत हो भी सकती है जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सही है बिल्कुल बी। चलिए एक आंसर और बताइए। Mosaic theory in financial analysis involve a combination of public, non-public and speculative information. Mosaic theory में public और non-public दोनों होती हैं क्या? Complete picture of company's prospect using various public data points, थोड़ा ठीक लग रहा है। Using insider information, insider तो इसके अंदर होती ही नहीं है। Only relying on analyst report, खुद हो भैया। तो सही आंसर क्या है? Using various public data points. B. Very good. B. Insider trading is legal या illegal? इलीगल। वेरी गुड। तो इलीगल जिस ऑप्शन में वो आंसर कर लेंगे। बहुत सारे हैं क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे अच्छे से इन क्वेश्चंस को करने से। देखो मेहनत नहीं करी जा सकती कि मैं इतने सारे क्वेश्चन बना बना के दे रहा हूँ आपको। देखते जरा केस स्टडी में जरा मजा आता है पढ़ने में। केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन। अ रिसर्च एनालिस्ट कंप्लाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम, उसने एनुअल पढ़ी, उससे थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन निकाल ली। मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा, उसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल ली। इंडस्ट्री के ट्रेंड निकाल ले और उसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल ली। टू मेक द रिकमेंडेशन व्हाट टेक्निक इज दिस, कह रहा है कौन सी टेक्निक है? इनसाइडर ट्रेडिंग, मोज़ेक एनालिसिस, मार्केट टाइमिंग या रिस्क आर्बिट्रेज, कौन सा है? बी सर मोज़ेक एनालिसिस। जब हम बहुत सारी जगहों से रिसर्च करके कोई चीज का कंक्लूजन निकालते हैं लेकिन उसमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं मोज़ेक एनालिसिस। तो मोज़ेक एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पे भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो सकता है सर? लीगल पेनल्टी, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। हाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं। अरे किस किस को टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना था? मैंने कहा था ये क्लास फ्री, बस ये वाला टॉपिक पूरा करूंगा जो शुरू हो गया। सर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, टेक्निकल एनालिसिस में अज्यूम कर लिया जाता है कि जहां से कोई चीज बढ़ी थी पिछली बार वो इस बार भी वहीं से बढ़ेगी, और जहां से कोई चीज गिरी थी पिछली बार वहां पर लोग इस बार भी प्रॉफिट बुक करेंगे और उसे गिरा देंगे। मेन टूल क्या होता है सर इसके अंदर चार्ट, लाइन, बार, कैंडलस्टिक, चार्ट, इंडिकेटर और पैटर्न्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप बॉटम, ट्रायंगल क्या होते हैं सब समझा दूंगा सर। ये सब चीजें इसके अंदर क्या होते हैं? आपके टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं एनालिसिस करने के। ट्रेंड एनालिसिस करते हैं आप, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है कि साइड है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, या तो अपवर्ड होता है, या तो अपवर्ड होता है, या डाउनवर्ड होता है, या फिर साइडवेज होता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैं समझा दूंगा। वॉल्यूम चेक करते हैं सर, कहां पर ज्यादा वॉल्यूम हुई थी, वॉल्यूम का मतलब कितने शेयर ट्रेड हुए। पॉपुलर स्ट्रेटजीज के अंदर क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग और रिवर्सल ट्रेडिंग, ये सिखा दूंगा क्या होते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं सर इसकी? सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसी में से आता है लिमिटेशन में से। नो गारंटी ऑफ एक्यूरेसी, वर्क बेस्ट इन लिक्विडिटी, लिक्विड मार्केट में बेस्ट। और इसकी सबसे बड़ी क्या होती है? नो कंसिडरेशन ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज एंड बुक वैल्यू। मान लीजिए किसी कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपए है और मार्केट प्राइस उसका 50 रुपए है, तो खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? म्यूट कीजिए और बताइए, अगर कोई कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपए है और मार्केट प्राइस में 50 रुपए में मिल रही है तो खरीदनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। ये बताओ वो शेयर अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड?
अंडरवैल्यूड अंडरवैल्यूड है, अंडरवैल्यूड है। अंडरवैल्यूड। अंडर वैल्यूड शेयर को तो खरीद लेना चाहिए, लेकिन अगर उसके चार्ट के अंदर उसमें डिक्लाइनिंग स्टेज चल रही होगी ना, तो टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा अगर चार्ट के हिसाब से वो गिरता हुआ दिख रहा होगा ना, तो टेक्निकल एनालिसिस वाला जो बंदा होगा उसे बेचने की सलाह देगा, क्योंकि उसे इस चीज से मतलब ही नहीं है बुक वैल्यू क्या है, उसे फंडामेंटल एनालिसिस तो आता ही नहीं है, टेक्निकल वाले को फंडामेंटल तो आता ही नहीं, तो वो ये सब चीजों को देखता ही नहीं। अरे यार 100 रुपए बुक वैल्यू है, 50 रुपए चल रहा है, खरीदो। लेकिन अगर चार्ट ये कह रहा होगा ना इसमें ब्रेक डाउन हो गया, तो वो तो बिकवाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, नो कंसिडरेशन ऑफ बुक वैल्यू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमें बुक वैल्यू से या चीजों अगर चार्ट गिरता हुआ दिखा तो हम तो बेचेंगे। चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं और यहां तक आपको पढ़ के आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करके लाने हैं, ये आपसे हो जाएंगे। और यहाँ तक की प्रॉब्लम लेने के बाद मैं कल आगे पढ़ाऊंगा, अगर नहीं होंगे तो मैं करा में क्या बात है, हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन आपसे ना भी हों, तो चाहे ना भी करना एक दिन अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा है। इसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस इतना ही है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस इतना ही है आपके कोर्स में, बस प्रैक्टिकल वाला बचा है वो मैं बता दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस तो खत्म हो गया, कल को फंडामेंटल एनालिसिस बताएंगे, लेकिन कल सर टेक्निकल भी बता ही देना ना, हाँ, उससे क्योंकि जो स्टार्टिंग में पहला वाला होता है ना नया फ्रेश, तो तब तो बड़ा अच्छा दिमाग में आता है। इस टाइम पे जैसे खत्म होने लगती है उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। कल को हम 30 मिनट लगाएंगे पूरे प्रैक्टिकल क्लास, जो मैं फ्री देने की बात कर रहा था आपको, वो फ्री दे रहा हूँ। मैंने कहा था जो बच्चा पास होएगा उसे दूंगा, लेकिन सबको दे रहा हूँ 30 मिनट में। तो प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस पे लगाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा। 3 चीजें क्या क्या सिखाऊंगा, ये जो ये चीज क्या है लिखा हुआ था, ये सब चीजें समझा दूंगा। ये वाली, ये क्या होता है, ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है, 6 चीजें सिखा दूंगा। इसके अलावा 2-3 चीजें और सिखा दूंगा, ठीक है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, कल मुझे याद दिलाना, स्विंग ट्रेडिंग भी बता दूंगा क्या होता है, ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जितना मैंने आज पढ़ाया उसके हिसाब से कोई क्वेरी हो किसी की तो वो बताइए।